बीच में हमारे अपने रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधारे हैं। आप उनका स्वागत जोरदार तालियों से निरंतर करते रहे, ऐसा सभी से आग्रह है। बोलिए। मैं मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी उपस्थित मंडल अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी एवं सभी मंडल के मोर्चों के पदाधिकारियों से निवेदन करती हूं कि आप पधारें और 51 किलो की बड़ी माला पहनाकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि थोड़ी जगह इस प्रकार बनाएं कि पीछे के भाइयों को बहनों को सब कुछ दिखे। आपसे निवेदन है कि आपका कवरेज भी चलता रहे और देखने में भी बाधा न हो, इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। स्वागत है भाई, स्वागत है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत है। सभी मंडल पदाधिकारी उपस्थित हैं, सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं। मैं राजपूत समाज से दिलीप सिंह जी मांडानी, सूरजपाल सिंह जी, विशल सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, सभी से निवेदन करूंगी कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करके राजपूत समाज की ओर से क्षत्रिय महासभा सिरोही के समस्त पदाधिकारी द्वारा आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगी पुरोहित समाज के हमारे हंसराज जी, प्रदीप जी, गणेश जी, नाथू जी एवं मोहन जी को कि आप जल्दी पधारें और पुरोहित समाज की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। सुथार समाज से हमारे चंपालाल जी सुथार, भरत जी सुथार, आप पधारें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री सुरेश जी कोठारी से स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूं। आदरणीय सुरेश जी कोठारी। भारत माता की। सुरेश में आवाज नहीं पहुंची तो इसको जोर से। भारत माता की। वंदे वंदे। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी साहब पधारे हैं। मैं उनका सिरोही जिले और शिवपुर विधानसभा दोनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके पधारने से हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ में मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का भी हृदय से स्वागत है। मैं अधिक समय न लेते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। आपका एक बार धन्यवाद। एक बार फिर नारा जय घोष करेंगे। जय जय भाजपा, जय 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 जय। इस बार 50,000 पार, इस बार। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे सुबेरपुर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय जोराराम जी पधारे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगी कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें दुपट्टा पहनाकर। हमारे बीच में सुथार समाज से हमारे भाई चंपालाल जी सुथार, भरत जी सुथार पधारे हैं। उन्हें कहूंगी कि आप स्मृति चिन्ह भेंट कर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगी सिरोही विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय ओटाराम जी देवासी को कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय ओटाराम जी देवासी। भारत माता की। भारत माता की। आज
इस चुनावी सभा में हमारे बीच विराजमान भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी, हम सबके आदरणीय हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत सम्मानीय राजनाथ सिंह जी साहब और हमारे बीच विराजमान हमारे दिल्ली से पधारे प्रभारी सुनील जी उपाध्याय जी, सम्मानीय पीपी साहब और सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जोराराम जी कुमावत और हमारे सबके आदरणीय और सम्मानीय तारा भंडारी जी और मंच पर विराजमान सिरोही के प्रभारी राठौड़ साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय मंचासीन और इस पंडाल में विराजमान सम्मानीय सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज इस तरह का ये विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के क्षेत्र में चुनावी सभा में आप सब पधारे, इसके लिए मैं आप सबको वंदन करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि 25 तारीख को जो चुनाव है उस चुनाव में अपने सबने देखा है कि पहले कांग्रेस से जोराराम जी कुमार और बीजेपी से वोटाराम देवासी और तीसरा बीच में एक रोने वाला आ गया था, रोने वाला। और जिस तरह का उसने इस 5 साल के अंदर भूख, भय और भ्रष्टाचार करके पूरे क्षेत्र में जिस तरह का जो वातावरण बनाए हैं, आप सबको पता है कि इसी शिवगंज के अंदर जैसे ही 2018 में चुनाव हुए तो उसके नाक के नीचे बैंक की छत तोड़कर बैंक में चोरी हुई। उसके बाद में लगातार जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर अपन देख रहे हैं, आज चिकित्सा की व्यवस्था देखना चाहे तो जिस तरह की जो व्यवस्था सिरोही विधानसभा क्षेत्र में अपने सबने देखी है कि आज उसकी भाषा, उसका अहंकार और जिस तरह का जो वातावरण बनाया है, तो आप सबसे निवेदन है, मैं पहले भी आपके साथ में 2009 से 2012 और 2013 से 2018 आपके साथ में रहा। मैंने कभी जातिवाद करने की कोशिश नहीं की, मैंने किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं की और न मैंने मंदिर गिराए, न मकान गिराए। और इसने जो वातावरण बनाया है तो उसका अपन को सभी को जवाब देना है, जवाब देना है 25 तारीख को। तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी इस 25 तारीख को जिस तरह से उसने कहा कि जो वातावरण बनाया, उससे आपसे निवेदन करना आया हूं कि इस 25 तारीख को उसको मुंह तोड़ जवाब देना है कि आने वाले समय में सिरोही की जनता जागरूक है, सिरोही की जनता और सुमेरपुर की जनता सिर का ताज है, सिर का ताज। जिस तरह से उसने वातावरण बनाया और एक गलत वीडियो बनाकर एक बार जनता को जिस तरह से वो परेशान कर रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन हूं कि आने वाले समय में जिस विकास के क्षेत्र में आप और हमने सबको मिलकर यह काम किया था, उस विकास की गति को हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है और उन लक्ष्य को लेकर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं जिला महामंत्री योगेंद्र जी गोयल और पूर्व जिला प्रमुख पायल जी परसरामपुरिया से निवेदन करूंगी कि आप दुपट्टा पहनाकर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें और साथ में स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें हमारे मंडल अध्यक्ष एवं हमारे मंडल प्रभारी। महामंत्री योगेंद्र जी गोयल, पायल जी परसरामपुरिया पधारें और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सुमेरपुर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय जोराराम जी कुमावत को कि आप पधारें और अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सिरोही विधानसभा के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे रक्षा मंत्री जी और देश के सर्वोच्च नेता, सेनाओं को सक्षम करके देश की सुरक्षा को सजग करने वाले सम्माननीय राजनाथ सिंह जी साहब, हाल ही के लोकप्रिय सांसद पीपी चौधरी जी और सिरोही विधानसभा से लोकप्रिय उम्मीदवार ओटाराम जी देवासी जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सम्मानित मंच, सिरोही विधानसभा क्षेत्र से ओटाराम जी देवासी को पार्टी ने पुनः उम्मीदवार बनाया है और ओटाराम जी देवासी 2 बार आपके क्षेत्र में विधायक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। निश्चित रूप से भोपाल जी की सेवाएं सराहनीय रही है और ये तो न तो किसी का बिगाड़ते हैं और न किसी के नुकसान करते हैं। सभी जगह सबको साथ चलने वाले व्यक्ति है और चाहे इनके पास में भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, सभी तरह के लोग आए, छत्तीसगढ़ के लोग आए, उनको हमेशा ये आशीर्वाद ही देते हैं और काम में किसी तरह का पक्षपात नहीं करते। जनता की सेवा के लिए हमेशा सजग रहते हैं और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके भेजा है। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं तो आप सभी से सिरोही विधानसभा क्षेत्र में मेरा बहुत ज्यादा आना जाना रहता है। आप सभी से हमेशा प्रेम है, पड़ोसी क्षेत्र है। सभी मतदाताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ओटाराम जी को आप भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजे और निश्चित रूप से हम सब साथ में मिलकर के सिरोही सुमेरपुर का विकास करने में कोई कमी नहीं रखेंगे और सुमेरपुर में भी आपके कोई परिचित हो उनको भी वहाँ थोड़ा भलावन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं पुरोहित समाज के हमारे हंसराज जी, प्रदीप जी, गणेश जी, नाथू जी और मोहन जी से निवेदन करती हूँ कि वे जल्दी मंच पे पधारें और स्वागत करें। साथ में व्यापार मंच से अमर सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और जल्दी से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पाली के सांसद आदरणीय पीपी चौधरी जी को कि वे आप पधारें और अपना वक्तव्य रखें। एक बार भारत माता का जयकारे के लिए दोनों हाथ ऊपर, दोनों मुट्ठी बंद, पूरे शिवगंज में आवाज जानी चाहिए। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। आज हमारे शिवगंज में इस चुनावी सभा में हमारे बीच में माननीय भारत सरकार में रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी साहब और हमारे यहाँ के प्रत्याशी और आपके लोकप्रिय और जो आपने उनकी सेवा देख रखी है, ऐसे हमारे ओटाराम जी देवासी साहब और सुमेरपुर विधानसभा के विधायक और प्रत्याशी श्रीमान जोराराम जी कुमावत साहब, सम्मानित मंच और यहाँ पर विराजमान मातृशक्ति और सभी भाइयों और देवतुल्य शिवगंज के निवासी और मीडिया के दोस्तों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, हमें माननीय राजनाथ सिंह जी को सुनना है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश के लिए, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के बचाव के लिए।
हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में जिस हिसाब से अशोक गहलोत सरकार ने दंगाइयों को प्रोत्साहन दिया, और हम देखते हैं मेवात की घटना कोई भूल नहीं सकता, जहां पर हिंदुओं पे जिस हिसाब से वहां पर दंगों में उनके ऊपर अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, और लोग जो हैं वो घर छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हुए। ये कांग्रेस के राज में ही हो रहा है। और इसके अलावा 300 साल पुराना अलवर में जो मंदिर है उसको ढा दिया गया बुलडोजर से, और शिवलिंग को ड्रिल से खोद करके उसको फेंक दिया गया। और यही नहीं, जहां तक रामनवमी का जुलूस निकलता है उसको जो है रोका जाता है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक आतंकी संगठन है उसके जुलूस को परमिशन दी जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से इन्होंने जहां भगवा हमारा जुलूस निकला है कि भगवा का जुलूस नहीं निकलना चाहिए, इस तरह की और रामद्वार को गिराने की कार्रवाई जो अशोक गहलोत सरकार में हुई है, तो ये मंदिर को ढाने का काम हम इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें तो 2 बार ही हुआ है। या तो औरंगजेब के राज में हुआ है और ये अशोक गहलोत के राज में हुआ है। ऐसी सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है, और हमें सिरोही में हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं ओटाराम जी देवासी जी को भारी मतों से विजय करके यहाँ से भेजना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिरोही प्रधान हसमुख जी, आप पधारें और स्वागत करें आदरणीय रक्षा मंत्री जी का। कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की सूरज, राष्ट्रभक्ति जिनकी नस नस में भरी, देश से जिनको है सच्चा लगाव, ऐसे हैं आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगी कि जोरदार करकल ध्वनि से आप आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सभी के, हम जिनको सुनने के लिए आतुर थे, ऐसे हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, और तेज आवाज में भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुरेश जी कोठारी और हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और सांसद पाली श्री पीपी चौधरी जी, जिला प्रवासी प्रभारी और हमारे दिल्ली के माने जाने नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली श्री सतीश जी उपाध्याय, प्रत्याशी श्री ओटाराम जी देवासी सिरोही और जोराराम जी कुमावत सुमेरपुर, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री नारायण जी पुरोहित, लंबाराम जी चौधरी, कमलेश दवे जी, संत शिरोमणि स्वामी परशुराम गिरी जी महाराज, स्वामी राजू गिरी जी महाराज, श्रीमती तारा जी भंडारी पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा, ब्रह्मलीन श्री जैन जी महाराज और ब्रह्मलीन श्री शांतिनाथ जी महाराज और श्री चंदन गिरी जी महाराज का मैं यहां स्मरण करता हूं। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जगन्नाथ महादेव जी और एक बार गौतम ऋषि महादेव जी का जयकारा होना चाहिए। बोलिए श्री जगन्नाथ महादेव की, बोलिए श्री गौतम ऋषि महादेव की। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। वैसे राजस्थान के साथ हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता है। वर्षों से राजस्थान की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए और दल के कामकाज के लिए राजस्थान आता रहा। वैसे सिरोही आना मेरा हुआ है, लेकिन शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आ रहा हूं। आप सबने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है।
स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया है, तालियां बजाकर स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं चुनाव के 2 दिन शेष हैं। मैं यह मानता हूं कि इस बार का राजस्थान का चुनाव पिछले चुनावों से सर्वथा भिन्न है। लोग ये कहेंगे कि कैसे इस बार के चुनाव को पिछले चुनाव से आप भिन्न मानते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा इसलिए भिन्न है कि इस बार का चुनाव राजस्थान को बचाने का चुनाव है। और मैं ये मानता हूं कि किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, किसी राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव आपका है। आपको ही राजस्थान के भविष्य का फैसला करना है। और इस चुनाव को मैं यह भी मानता हूं कि यह सुशासन और विकास से जुड़ी हुई समस्या के समाधान का भी चुनाव है। इसलिए इस चुनाव का एक अपना विशेष महत्व है। और जिस प्रकार की बयार, जिस प्रकार की हवा मैं राजस्थान में देख रहा हूं, कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद, बहनों भाइयों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि राजस्थान की बहादुर जनता ने मन बना दिया है। इस बार कांग्रेस को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को आना है। जब कभी मैं राजस्थान आता हूं, बहुत सारी विभूतियां हैं, सारी कभी विभूतियों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन पहचान इस राजस्थान में मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति केवल राजस्थान के लोग ही इस गाथा के बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया के लोग इस गाथा के बारे में जानते हैं। राजस्थान के बारे में जब आम लोगों से मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब 5 वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार बहुत रहा है। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार का आरोप तो किसी के ऊपर कोई भी चस्पा कर सकता है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबकी बात को ऐसे ही मत मानिए, तथ्यों के आधार पर। पहले उस पार्टी को भी देखा जाना चाहिए जिस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव के मैदान में, उसके बारे में भी देखिए, और साथ ही साथ उस पार्टी के बारे में भी देखिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उस पार्टी की साख क्या है, क्रेडिबिलिटी उसकी क्या है, विश्वसनीयता क्या है, इसे हमें परखना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के आजाद भारत में जितनी भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों के कामकाज की आप समीक्षा करें। आप देखेंगे शायद ही यदि लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, शायद ही ऐसा कोई कार्यकाल रहा हो जबकि कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार, मनमोहन जी की सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आपने देखा होगा कि सरकार के मंत्रियों को भी जेल की हवा खानी पड़ी। बहनों भाइयों, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, श्रद्धा के साथ में उनका नाम लेता हूं, चाहे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, कोई मां का लाल, चाहे भारत का रहने वाला हो तो दुनिया के किसी देश का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी भ्रष्टाचार का बंदिश। राजनीति में शुचिता, राजनीति में शुचिता, राजनीति में पवित्रता को बनाए रखना, यह हमारी पार्टी का धर्म है। हो सकता है, मैं यह दावा नहीं करता कि हमारी पार्टी में सभी लोग दूध के दोहे हैं, लेकिन जहां तक पार्टी का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी पर कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी भ्रष्टाचार का हो। पार्टी का यह चरित्र है। हम राजनीति करते हैं तो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं,
हम राजनीति करते हैं बहनों भाइयों, तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। यह हमारा क्षेत्र है, हिंदुस्तान की ही नहीं, सारे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय कोई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी। और मैं सीना ठोक कर इस बात को कहना चाहता हूं, भरोसे की बात, ऐसी पार्टी जिसकी विश्वसनीयता हो, जिसकी साख हो, जो कहती हो वो करती हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अकेली यदि कोई पार्टी इस देश में है तो उसका नाम भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो तो अखबार के पन्नों पर वो लिख देंगे कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए, जनता से उन्होंने झूठ बोला है। हमारी गलती यदि होगी, जाने अनजाने हम कुछ गलत बात यदि बोल गए होंगे तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करूंगा। यह हमारा चरित्र है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, इसलिए हमने 1951 से भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। उस समय भी चुनाव हुए थे। घोषणा पत्र में हमने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी और संसद के सदनों में हमको बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा 1951 के अपने वादे को हम भूले नहीं। जिस दिन भारत की जनता ने हमको संसद में बहुमत दे दिया, चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का भी राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का। हमने कहा था 1980 से लगातार जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, आज से संसद में हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन जाए। बहनों भाइयों, आज मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि आइए 22 जनवरी के बाद, वैसे शायद हमारी सरकार भी जो बनेगी, कुछ बुजुर्गों को यहां से रामलला का दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाएगी। आइए और आप भी दर्शन कीजिए। जो कहा था सो किया। हमने कहा था जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त। लोग ये कह सकते हैं या तो सांप्रदायिक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान के बीच का मुद्दा है। बहन भाइयों, हिंदू मुसलमान और ईसाई की हम राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। आपने देखा 3 तलाक के इस मुद्दे का समाधान हमने संसद में इस बार वो कर दिया। मां, बहन, बेटी चाहे किसी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, बहन भाइयों, वो हमारी भी मां बहन बेटी है। इससे यह कहने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान की परंपराओं में यहां की माताओं और बहनों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस त्याग का परिचय दिया है, उसकी गाथाएं जो भारत का इतिहास जानता होगा, राजस्थान का इतिहास जानता होगा, उससे अच्छी तरह परिचय। यानी लेकिन जब मैं राजस्थान में देखता हूं और जानकारी मुझे दी जाती है कि लगभग लाखों ऐसी हमारी बहनें रही हैं जिनके साथ जिस तरीके की अपमानजनक स्थिति पैदा की गई, जो बहनों भाइयों में चर्चा नहीं करना चाहता, यह विडंबना है। सचमुच इस हुकूमत को लाना चाहिए, जिस हुकूमत के रहते हुए माताओं और बहनों की इज्जत और समस्त सुरक्षित, और वो भी राजस्थान के लोग उसे बर्दाश्त करेंगे। और मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, जनता ने इसलिए चुना था कि यहां पर हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सबको साथ लेकर आप चलेंगे। अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, अनुसूचित वर्ग होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। हमने क्या किया?
क्या हुआ है? उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटा गया, भीलवाड़ा में तापड़िया के साथ यही हुआ, चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी, झारवाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, अलवर में हरीश यादव, योगेश यादव, चिरंजीलाल सैनी, योगेंद्र यादव, वैरतल की भी हत्या जिस प्रकार से होती है और जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, वह मैं समझता हूं कि राजस्थान की एक सद्भाव वाली परंपरा है जो लंबे समय से चली आ रही है, उसको तार तार करने की यह कोशिश है। और इस राजस्थान की जनता नहीं, देश की जनता गहलोत साहब से इस सवाल का जवाब चाहती है। अब जयपुर में एक रोड रेज की घटना होती है और एक संप्रदाय विशेष के हंगामे के बाद आप 50 लाख रुपया देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप डेयरी दूध देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप सरकारी नौकरी देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप इनको दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने तापड़िया को क्यों नहीं दिया, वाल्मीकि को क्यों नहीं दिया, जाटों को क्यों नहीं दिया, सोनी को क्यों नहीं दिया? क्या इनके नाम पर आपके मुंह में दही जम गई थी? मैं गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था? जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था और आप मुख्यमंत्री रहते हुए कुंभकर्णी नींद सो रहे थे। बहनों भाइयों, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। यदि कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो उस राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, यह इंसाफ और इंसानियत की राजनीति नहीं करते हैं। पूरा इतिहास उठाकर देखिए, बेखौफ जोधपुर हो, जयपुर हो, टोंक हो, करौली हो, कुछ सांप्रदायिक उपद्रव तक बेखौफ तांडव कर रहे हैं। क्यों आजादी दी जा रही है उन्हें? जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करता है उसके साथ निपटना, पूरी ताकत और मजबूती के साथ निपटना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आपने पूरा तमाशा बना दिया है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है मेरे बहने भाइयों जबकि लूट, हिंसा, पत्थरबाजी की घटना की खबरें समाचार पत्रों में हमको पढ़ने को न मिलती। यहां तक कि कांग्रेस की विधायक कहती हैं कि मैं खुद अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हूं। जब कांग्रेस की विधायक को गहलोत साहब आपकी हुकूमत में डर लगता है तो आम जनता का क्या होगा, इसकी चाहिए कल्पना की जा सकती है। सिरोही की एक 8 साल की बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में एक 7 साल की बच्ची। बहनों भाइयों, कोई मुझे बतलाए कि इन बालिकाओं का अपराध क्या है। रंश मात्र नैतिकता होती गहलोत साहब को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, अन्य स्थानों पर वही हमारी सरकारें चल रही हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी और ऐसे जो अपराधी हैं बहनों भाइयों, उनकी दिन में ही खाट खड़ी कर देगी, उनकी दिन में खाट खड़ी कर देगी। हम माताओं बहनों को, महिलाओं का तो सशक्तिकरण करना चाहते हैं और देखा होगा आपने मोदी जी ने कई ऐसे कदम उठाए। यही कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इसने कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, केवल वोट हासिल करने की आपकी सत्ता तो थी। क्यों नहीं संसद और विधानमंडलों में आपने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया? हमने भी कहा था कि हमको बहुमत मिलेगा तो हम काम करेंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर हमने माताओं बहनों को 33% का आरक्षण संसद और विधानमंडल में कर दिया। अजीबो गरीब हालत है। मैं तो लोगों से पूछता हूं कि भाई कोई नए उद्योग धंधे यहां पर खुले हों, कुछ ऐसा कोई काम हुआ हो जिससे हमारे यहां के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल जाए। तो लोगों ने कहा कि साहब ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों से मैं पूछता हूं तो हुआ क्या? तो लोग कहते हैं साहब समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। लूट, अत्याचार, अपराध,
यही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं गहलोत साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के बहादुर नौजवानों के लिए आपने क्या किया? बेरोजगारी भत्ता देने का आपने वादा किया था, क्या आपने अपने वादे को पूरा किया? स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। 17 बार आपकी हुकूमत में पेपर लीक हुआ है। बहनों भाइयों, मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं, आप इसका पता लगा लीजिएगा। प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, सन भी बता देता हूं 1991, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने कहा कि अपने रहते हुए मैं अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि आप नकल विरोधी कानून बनाइए। 75%, 80%, 70% ये बराबर परीक्षा के परिणाम आते हैं। वहां कानून बनाया, जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में पहले नकल करने के कारण 70-75% आता था मेरे बहनों भाइयों, नकल विरोधी कानून लागू कर देने के बाद 14% आया। लोगों ने मुझे गालियां दी, कहा कैसा क्रूर शिक्षा मंत्री है। मैंने कहा क्रूरता हमको यह मंजूर है, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करने दें। उसके बाद बच्चे लालटेन जलाकर पढ़ना क्यों? मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस सरकार के बारे में कि कोई रिपोर्ट कार्ड की बात करे। इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है? तो मैं समझता हूं कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो कहेगा इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं है, बस इसको कहिए 0 सन्नाटा, 0 सन्नाटा। विकास के नाम पर यदि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखिए विकास कैसे होता है। हमारी सरकार के अंदर में हम लोगों ने क्या क्या किया है। 74 एयरपोर्ट थे, आज आपको जानकर खुशी होगी 9 वर्षों के अंदर 149 एयरपोर्ट होंगे। कई ऐसे काम। अब एक ऐसी योजना आयुष्मान भारत की हमारी केंद्र की सरकार ने प्रारंभ की है। पता नहीं गहलोत साहब ने इसको किस हद तक इसे लागू किया है, मैं नहीं कह सकता। पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीब का, और 1 साल के अंदर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। बहन भाइयों, दुनिया में कहीं पर भी स्वास्थ्य संबंधित इस प्रकार की योजना कहीं नहीं है तो केवल भारत। राजस्थान के बारे में यह भी मैं जानता हूं, पानी के संकट से हमारी माताओं बहनों को, परिवार के सदस्यों को जूझना पड़ता है। मैंने इसी राजस्थान में देखा है, दूर दराज क्षेत्रों से माताओं बहनों को घड़े में पानी रखकर, घड़े के ऊपर घड़ा रखकर अपने घर में ले जाती थी और अपनी जल की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अधिकांश राज्यों में ऐसे हालात देखने को मिलते। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम माताओं और बहनों की यह दुर्गति मैं नहीं देख सकता हूं। इसलिए फैसला किया हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जहां की नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मिल जाए। राजस्थान में गहलोत साहब ने कितना इस काम को होने दिया है, क्योंकि बिना राज्य सरकार के सहयोग हम चाहते हुए भी जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सरकार बनाइए, यदि काम नहीं हुआ होगा, हर घर में नल और नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से लेकर 3 साल में बढ़ाकर मैं बतला रहा हूं, हर घर में राजस्थान में नल होगा और नल में जल होगा। किसानों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत विस्तार में जाकर यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जो कहा था इन्होंने नहीं कहा। आज यही मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों, सरकार कैसे चलाई जाती है, यदि किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। आज आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को अनसुना कर रही। भारत बोल रहा है, गरीब भारत है, कमजोर भारत है, भले ही हमारी जनसंख्या अधिक रही है। भारत की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनसुना कर दिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता है
तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है हमारा भारत। चंद्रमा पर पहुंच गए बहनों भाइयों, हमारा चंद्रयान लैंडिंग कर हो गई। साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर सूर्ययान आगे बढ़ रहा है। मंगलयान, हमारे वैज्ञानिकों की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता कौन मां का लालू संदेह कर सकता है। और आपको जानकर खुशी होगी, हॉलीवुड की फिल्म जितने खर्च में बनती है उससे कम खर्च में हमारे वैज्ञानिक अपने चंद्रयान की लैंडिंग करा दिया उन्होंने चंद्रमा के ऊपर। यह है हमारा। मैं रक्षा मंत्री हूं। आप कहेंगे कि सीमाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है। मैं एक घटना की याद दिलाता हूं, चूक होती है कभी। एक बार जब मैं गृह मंत्री यहां था तो उसमें पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी छिपे हमारी सीमा में घुस आए। पूरी पुलवामा की घटना आप जानते हैं। बस सोए हुए रात को हमारे बहादुर सेना के जवानों का कत्ल किया, उन्होंने शहीद हो गए हमारे जवान। मैं प्रधानमंत्री की मैं दाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमें 2 लोगों को 3 लोगों को बुलाया। 10 मिनट का भी समय नहीं लगा भाई। बातचीत हुई, मैंने कुछ सुझाव दिया और किसी ने कुछ सुझाव दिया। 10 मिनट का समय नहीं लगा। प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। और इसके बाद आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाब। यह हमारा भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत अब ताकतवर भारत। और बहनों भाइयों, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे। यदि गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। हमें अपने देश की सेना के जवानों पर सचमुच गर्व है। ये कहते हैं सेना के जवानों के प्रति इनका भाव क्या है। हमारे पूर्व सैनिक हैं, 1 रैंक 1 पेंशन 30 वर्षों से मांग हो रही है। यहां भी बैठे होंगे हमारे लोग। 500 करोड़ का इन लोगों ने प्राविधान किया था, कांग्रेस के लोगों ने। हम लोग अब तक 70,000 करोड़ दे चुके हैं, आगे भी देंगे। यह है हमारा भारत। और आज मैं कहकर जा रहा हूं, सुन लेना आप, कि आज हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में नहीं, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जो 2014 के पहले दुनिया में 11वें स्थान पर था, आज हमारा भारत जंप लेकर बहनों भाइयों दुनिया के 5वें स्थान पर आ गया। और यह भी सुन लेना, मैं नहीं कह रहा, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, आर्थिक मामलों की जो समीक्षा करती हैं फर्म्स, उन्होंने कहा, मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा, एक फर्म है फाइनेंशियल, उसने भी कहा है भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर सकता। और मैं कह रहा हूं, ये भी सुन लेना, केवल अपने आकलन के आधार पर नहीं कह रहा हूं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो मानी जानी हस्तियां हैं उनसे जो बातचीत होती है उस आधार पर कह रहा हूं। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2047 समाप्त होते होते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते, भारत दुनिया के टॉप 1 कंट्री बनकर रहे। हमारी सरकार ने सबकी चिंता, किसानों की, दुनिया के दूसरे देशों में मैं गया, मैं पूछा कि यूरिया की क्या है, डॉलर में बतलाया उन लोगों ने कीमत लगभग 3,000 रुपये प्रति बोरी पड़ती है। और बहनों भाइयों, यहां पर हम दे रहे हैं 300 रुपये। छोटी छोटी चीजों पर हम लोगों की पैनी है जाए। अब आपने देखा होगा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर है, इंडियन एविडेंस है, सब में संशोधन किया। कांग्रेस के लोग शोर शराबा मचा रहे थे, क्यों संशोधन कर रहे हैं? इसलिए संशोधन कर रहे हैं, वो सरकारी प्रोविजंस को हम देखते थे तो उसमें दंड देने की तरफ से ज्यादा आग्रह था, जवाब दल।
हम चाहते हैं कि हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसे होनी चाहिए, दंड के बजाय लोगों को न्याय मिल सके, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यह सब संशोधन किए। भारत की गरिमा बढ़ती रहनी चाहिए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। कांग्रेस ने अब 1976 से लेकर 2013 तक केवल 13 पुरावशेष, जो भारत के जो ऐसे महत्वपूर्ण पुरावशेष थे जिनको कि अंग्रेज ले गए थे, कांग्रेस 13 केवल वापस ला पाई थी 1976 से लेकर 2013 तक। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने 292 पुरावशेष को जो है दुनिया के दूसरे देशों से भारत लाने का काम किया। कांग्रेस के लोग तो ये भी कहते हैं हमारी सरकार बनाई है, गरीबी दूर कर देंगे। 51 से हम यही सुनते चले आ रहे हैं, सरकार बनाई है, गरीबी दूर कर। कितनी गरीबी आपने? मैं आंकड़े देता हूं, कांग्रेस के दोस्तों से कहता हूं अगर आंकड़ा गलत हो तो काटो, खंडन करो इसका। नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर चले। यह होती है गरीबी रेखा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम आपने सुना होगा, दुनिया की मानी जानी संस्था, उसने कहा है 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से बाहर हो गए। यह ये कभी अगड़ों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। पिछड़े वर्ग का ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी किसी ने दिया तो हम लोगों ने दिया। कांग्रेस कहती रही है कि कांग्रेस अपने इस वचन को कभी पूरा नहीं कर पाई। बहन भाइयों, यह है हमारा वचन, जो हम कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच अपील करने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हमने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम सब जो कहते हैं वो करते हैं, जो हमने कहा था उसको करके दिखाया, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। बहनों से प्राण जाई पर वचन न जाई, यह हमारा चरित्र है। और हमारे प्रत्याशी मुझसे बेहतर आप जानते हैं, श्रीमान ओठा राम जी देवाशी। मैंने एक विलक्षण व्यक्तित्व है ओठा राम जी का, और आज से मैं नहीं जानता हूं, वर्षों से जानता हूं। और इनके व्यक्तित्व के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। जोराराम जी भी जब कोई बोल रहे थे बहुत गंभीरतापूर्वक, मैं जोराराम जी की भी बातों को मैं सुन रहा था, उनके भाषण में गांधीर्य था, गंभीरता थी, शब्दों का चयन सही है। और आप राजस्थान की विधानसभा में भी दोनों लोग चुनकर गए। मुझे लगता है कि हमारी सरकार की कुछ विशेष नजर रहेगी। बहनों भाइयों, उनको विजय दिलाइए, यह अपील करना चाहता हूं। और मैं इन दोनों लोगों से एक बात और कहिए तो मैं वचन ले लूं, ले लें। मैं यही कहूंगा कि चुनाव जीतने के बाद हो सकता है 6 महीना लग जाए, साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी एक बार मुझे सिरोही फिर से बुला लीजिए। और मेरे बहनों भाइयों, मैं सिरोही आना चाहूंगा कि इस बार जैसे मेरा स्वागत हुआ है वह स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की। कांग्रेस के दो पूर्व पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी चंपालाल जी सुथार और भूपेंद्र सिंह जी तलेटा को।
और भाजपा के जिला महामंत्री आदरणीय योगेंद्र जी को बोलूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। भारत माता की, जो राम का नहीं। आज हमारे बीच में भारत देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच में जो शिवगंज और सिरोही शिवगंज विधानसभा और सुमेरपुर विधानसभा की जो आदरणीय माता बहनें और मेरे भाई पधारे, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़कर ज्वाइन करने वाले हैं, चंपालाल सुतार, भूपेंद्र सिंह जी तलेगा और अमर सिंह जी गोड़ाना, आप भी मंच पर पधारे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ आपका स्वागत कर सम्मान किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई जाएगी। और आज इसमें जो आदरणीय यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने बताया कि देश ने किस प्रकार आजादी के बाद 70 वर्षों तक भूपेंद्र सिंह जी तलेड़ा को आने दीजिए और अमर सिंह जी गोड़ाना, एक बार जल्दी से इन दो लोगों को आने दीजिए। चंपत लाल जी सुतार, भूपेंद्र सिंह तलेड़ा, अमर सिंह जी गोड़ाना, जिन्होंने भाइयों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन्होंने देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।